नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम लोग नया टॉपिक फर्स्ट ऐड देख रहे हैं और इसमें हम लोगों ने लगभग 60 क्वेश्चन पिछले क्लास में कवर कर चुके थे। तो आज यहाँ से आगे का क्वेश्चन शुरू करेंगे और इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक बचेगा, उसको हम लोग कल देख लेंगे। कल 4 जनवरी है, कल तक हम लोग पूरा कवर कर लेंगे और बाद बाकी जो भी स्कोरिंग टॉपिक था, जो भी टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं या बीटीएससी के द्वारा जो डिफाइंड टॉपिक थे, सारे टॉपिक को हम लोगों ने एक एक करके देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसके जांच हेतु हेज परिपथ की जाती है। जैसे कि इसमें दिया गया है जो ऑप्शन के अनुसार, जैसे अल्बुमिन दिया है, पीत नमक दिया है, एसीटोन दिया है, उसके बाद बाइल पिगमेंट दिया है। तो हेज परिपथ की जो जांच की जाती है वो बाइल पिगमेंट के द्वारा, किसके द्वारा? बाइल पिगमेंट के द्वारा। अगला है कि एक पिंट बराबर होता है, एक पिंट किसके बराबर होता है। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने देखे थे कि 1 लीटर कितनी ml के बराबर होता है। तो उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि एक पिंट किसके बराबर होता है। तो एक पिंट आपका जो होता है वो 50 ml के बराबर होता है। कितने ml के बराबर? तो 50 ml के बराबर एक पिंट होता है। अगला है कि मूत्र त्याग करने में पीड़ा होने का क्या कहलाता है। तो मूत्र त्याग में यदि पीड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे अनुयूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुयूरिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थिति जिसमें मरीज के सिर नीचे की ओर रहता है और पैताना जो कि एलिवेशन मतलब कि जो झुकाया जाता है 45 डिग्री पर झुकाया, जैसे ऐसे कोई है उसको ऐसे झुकाया गया तो 45 डिग्री पर यदि झुकाया गया तो उस कोण पर ऊंचा उठा रहता है। मतलब किस पर ऊपर उठा रहता है? जो 45 डिग्री पर जो ऊपर झुका हुआ रहता है वो किस आधार पर रहते हैं, ये आपसे पूछे जा रहे थे। ये आपका ट्रेंडी लेनबर्ग के आधार पर, मतलब उससे सहायता से यह ऊंचा उठा रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि शरीर में रक्त के प्रति 100 मिलीलीटर में NaCl की संकेंद्रण है। मतलब शरीर में रक्त के प्रति 100 लीटर में NaCl की संकेंद्रण, मतलब कितना NaCl की मात्रा रहती है शरीर के रक्त में? 0.9%, 0.5%, 0.8% या 0.1%। तो कितना मात्रा रहती है? तो उसमें यदि हम बात करें तो 0.9% की मात्रा रहती है। कितना रहती है? 0.9%। अगला है 1 वर्ष से कम उम्र के शिशु के लिए औषधि के शिशु की मात्रा की गणना का नियम क्या है? क्लार्क नियम से, यंग नियम से, फ्रायड नियम से या इवान नियम से, या किस नियम से होते हैं? तो ये आपका फ्रायड नियम से होता है। किसके नियम से? तो फ्रायड नियम से। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। औषधियाँ जो आमाशय एवं आंतों से गैस बाहर निकलता है, किस औषधियाँ से आमाशय एवं आंतों से गैस बाहर निकल जाता है? जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया है कैथारटिक्स या एंटासिड या परगेटिवस या कार्मिनेटिव। तो किस औषधि से गैस आंत और आमाशय दोनों से बाहर आते हैं? तो वो आपका कार्मिनेटिव से आते हैं। किससे? कार्मिनेटिव से। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि मुंह से बदबू आना क्या कहलाता है? तो मुंह से जो बदबू आना है वो हेलिटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलिटोसिस कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्सिंग प्रक्रिया के कौन से चरण में मरीज को दिए गए नर्सिंग सेवा के उद्देश्य की पूर्ति का ज्ञान किया जाता है? तो किस उद्देश्य की पूर्ति का ज्ञान किया जाता है? तो इसमें इवैल्यूनियस मतलब कि इवेल्यूएशन जो कहते हैं, उस प्रक्रिया की उद्देश्य की जांच के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि कौन से अंग की परिरक्षण के लिए ऑटोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है?
गुद्दा, आंखें, कान, नाक। तो किसके परिरक्षण के लिए ऑटोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है? तो कान के परिरक्षण के लिए ऑटोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि औषधियों को इंजेक्शन द्वारा स्पाइनल गुद्दे में प्रविष्ट करना है। मतलब औषधियों को इंजेक्शन के द्वारा स्पाइनल गुद्दे में प्रविष्ट किया जाता है किस इंजेक्शन के द्वारा? तो ये आपसे पूछे जा रहे, तो ये आपका इंट्रास्पाइनल के द्वारा या क्या किया जाता है, फाइनल में जो कैविटी होते हैं उसमें मतलब एलाइड किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंट्रास्पाइनल। अगला है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म की हम यदि देखें तो उसका 12 मई 1820 में हुआ था। कब हुआ था? 12 मई 1820 में। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि अब आप लोग जितना रिवाइज करिएगा आपके लिए उतना बेनिफिट होंगे, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ही कम बचा है। अगला है कि बड़ी आंत को घोल द्वारा साफ करने का उपचार क्या है? तो बड़ी आंत को घोल द्वारा साफ करने का उपचार क्या है? क्लोनिक इरिगेशन। क्या है? क्लोनिक इरिगेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से व्यावसायिक नर्स का गुण क्या होती है? तो व्यावसायिक नर्स की गुण हम यदि देखें तो वो आपका लचीलापन भी है, भावनात्मक स्थिरता भी होती है, तकनीकी योग्यता भी होती है। इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमने कई बार आपको बता चुके हैं कि WHO का जो संगठन है वो का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और यदि आपको यूनाइटेड नेशन का पूछे तो ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क USA में है। उसके बाद है कि नर्सिंग व्यवसाय में नर्स की भूमिका हो सकती है। नर्सिंग व्यवसाय में नर्स की भूमिका क्या रहेगी? जैसे इसमें दिया है नर्सिंग देखभालकर्ता के रूप में, नर्सिंग शिक्षक के रूप में, अनुसंधानकर्ता के रूप में, या उपयुक्त सभी। तो इसका सभी हो जाएगा, क्योंकि नर्सिंग की ये सारे काम होते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएगा? इनकी मतलब भूमिका होने वाली है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्सिंग के सिद्धांत में शामिल है, क्या शामिल है नर्सिंग के सिद्धांत में? मरीजों को आराम प्रदान करना, मरीज को सुरक्षा देना, या साधन संपन्नता, या उपयुक्त सभी। तो इसका भी यदि हम आंसर देखें तो सभी हो जाएगा। नर्सिंग के जो सिद्धांत में शामिल है यही सब शामिल है कि मरीज को आराम किस तरीके से दिया जाए, कैसे क्या उसको बताया जाए, ये भी उनके कार्य होते हैं। मरीज का सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि उसके पास उस टाइम और कोई भी परिजन भी दूर रहते हैं, तो ये सब उन्हीं के काम रहते हैं। साधन संपन्नता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि IGN आचार संहिता ICN कोड ऑफ इथिक्स के अवयवों में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? नर्स एवं डॉक्टर, या नर्स सहकर्मी, नर्स व्यवसाय, या नर्स अभ्यास। तो इसमें जो शामिल नहीं है वो क्या है? तो वो आपका नर्स एवं डॉक्टर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है निम्न में से अस्पतालों में तैयार किए जाने वाला रिकॉर्ड है। तो इनमें से कौन अस्पताल में तैयार किए जाने वाले रिकॉर्ड है? जैसे कि दिया है OPD रजिस्टर, IPD रजिस्टर, या स्टॉक रजिस्टर। तो इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कारक संप्रेषण में अवरोध के रूप में कार्य नहीं करता? अस्पष्ट भाषा के उपयोग करना, या प्रेषक को संदेह के बारे में पर्याप्त
ज्ञान नहीं होना, या शांत एवं एकांत वातावरण, या प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के विभिन्न विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, शांत एवं एकांत वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आकलन की प्रक्रिया का घटक नहीं है। आकलन की प्रक्रिया का घटक इनमें से कौन नहीं है? समस्या कथन, या तथ्यों का संग्रहण, या तथ्यों का सुनियोजन, या तथ्यों की पुष्टि। तो आकलन की प्रक्रिया का जो घटक नहीं है वो क्या है? समस्या कथन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी एक शारीरिक परीक्षण की विधि नहीं है? दृष्टिगत परीक्षण, सौदेबाजी करना, या परिस्पर्शन, या परिश्रवण। तो शारीरिक परीक्षण की विधि की हम बात करें तो इसमें से सौदेबाजी करना छोड़ के इसमें से सब क्या है? शारीरिक परीक्षण है। इसमें पूछ रहे हैं कि कौन इसकी विधि नहीं है, तो सौदेबाजी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रेषण का तत्व एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है क्या? संदेश के द्वारा तो कम्युनिकेशन किए जाते हैं। भेजने वाला सेंडर, आप लोग कोई संदेश भेजना आता है तो सेंडर के द्वारा भेज सकते हैं। माध्यम, चैनल, कोई भी चीज़ के द्वारा जो फॉलो होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है तो उसको चैनल बोलते हैं, जैसे रेडियो या कोई भी वेव के द्वारा। तो माध्यम भी सही है। कह रहा है अटेंशन, ध्यान देना, ये मतलब संदेश पहुंचना नहीं है, मतलब ये है किसी चीज़ को सुनना, मतलब संदेश ऐसा नहीं कि इसे पहुंचाया जाए, तो अटेंशन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कह रहा है कि कौन? संप्रेषण तत्व नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अगला है कि बालक में CPR करते समय छाती को कितनी अंदर दबाया जाता है? 3/4 इंच, या 2 इंच, या 2.5 इंच, या 3 इंच। तो ये कितना दबाया जाता है? तो ये 2.5 इंच दबाया जाता है। कितना? तो 2.5 इंच। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क व्यक्ति में CPR करते समय छाती को कितना अंदर दबाया जाता है? ये अगला पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो बच्चों के लिए था, उसमें 2.5 इंच दबाते थे। लेकिन जब वयस्क जो युवा अवस्था में रहती है उस टाइम यदि किसी व्यक्ति का CPR किया जाता है तो उसके छाती को कितने इंच दबाए जाते हैं? तो उसके छाती को 2 इंच ही दबाया जाता है। कितना इंच? 2 इंच ही दबाए जाते हैं। और बाल्यावस्था में 2.5 इंच। अगला है कि त्वचा के नीचे किस घाव के नीचे के उत्तक व रक्त वाहिकाओं की क्षति होना कहलाती है? क्रैक, कट, या ब्रॉस, या एव्यूलेशन। तो यह कौन सा वाहिका है? तो यह आपका एव्यूलेशन है। क्या है? एव्यूलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंडेज का उपयोग किया जाता है रक्त को रोकने के लिए, हाँ, रक्त को सोचने, यहाँ पे रोकने होगा, गलती दबा गया है, गलती वहाँ पे टिक हो गया। नेक्स्ट है ड्रेसिंग में यथास्थिति रखने, या दवा लगाने और रिक्त नियंत्रण के लिए, दर्द को कम करने के लिए, या आपको लास्ट ऑप्शन है छोटे के घाव के लिए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ड्रेसिंग के यथास्थिति रखने के लिए, मतलब जो बैंडेज किया जाता है, ड्रेसिंग जो किए जाते हैं उसी को रखने के लिए, उसी को बचाने के लिए क्या किया जाता है? बैंडेज किया जाता है ताकि दाब लगने व रक्त नियंत्रण हेतु। अगला है कि सिर व स्पाइन की चोट को चिन्ह है। सिर और स्पाइन की चोट के चिन्ह क्या है? तो सिर और स्पाइन की जो चोट की चिन्ह है वो कौन सी है? तो ये आपका कान व नाक से रक्त एवं अन्य द्रव आना, ये भी सही है। सिर व स्पाइनल सामान्य उभार व खांच उत्पन्न होना, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है
प्राथमिक उपचार का मुख्य उपदेश होता है। प्राथमिक उपचार का मुख्य उपदेश क्या होता है? तो प्राथमिक उपचार का मुख्य उपदेश इसमें जैसे कि दिया है, जीवन संरक्षण, अधिक गंभीर अवस्था से बचाना, या स्वास्थ्य लाभ को प्रोत्साहन करना, या उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक उपचार का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जलने पर प्राथमिक उपचार में सम्मिलित नहीं उपाय है। सम्मिलित नहीं उपाय है क्या? तो जलने पर जो प्राथमिक उपचार में सम्मिलित, जैसे इसमें दिया है, रोगी को शांत व गर्म बनाए रखना, या नेक्स्ट है कि जले भाग पर ठंडा पानी डालना, शरीर से चिपके कपड़ों को हटाना, या जले घाव को विसंक्रमण पट्टी से ढकना। तो कह रहा है कि सम्मिलित उपाय नहीं है, तो ये सब तो नहीं है, तो ये आपका सम्मिलित उपाय नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सीपीआर के दौरान एक ही रक्षक हो तो हृदय संपीड़न एवं वायु संवातन का अनुपात क्या होता है? हृदय संपीड़न और वायु संवातन का अनुपात क्या होता है? ये आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि इसमें दिया है 10:1, 5:1, 15:2, 5:3। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15:2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि सीपीआर के दौरान 2 रक्षक हो तो हृदय संपीड़न एवं वायु संवातन का अनुपात रहता है क्या? तो इसका अनुपात क्या रहता है? 5:1 रहता है। कितना रहता है? 5:1 रहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राथमिक सहायता का सिद्धांत है। इनमें से कौन प्राथमिक सहायता का सिद्धांत है? तो इनमें से हम, जैसे इसमें दिया है कि जटिलताओं की रोकथाम, अगला है कि जीवन का रक्षा करना, दूसरा है कि पीड़ा से मुक्ति, तीसरा है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है सड़क दुर्घटना में आपातकालीन सेवाओं को पहले निम्न सूचना देनी चाहिए क्या? दुर्घटना का प्रकार, दुर्घटना का स्थान, या दुर्घटनाग्रस्त लोगों की संख्या, या उपयुक्त सभी। तो सड़क दुर्घटना में आपातकालीन सेवाओं को पहले निम्न सूचना देनी चाहिए। क्या सूचना देनी चाहिए? तो उन्हें मतलब सभी सूचना देनी चाहिए। दुर्घटना के प्रकार, या दुर्घटना का स्थान, कहाँ किस टाइप पे कहाँ पर दुर्घटना होती है, दुर्घटनाग्रस्त लोगों की संख्या, उपयुक्त सभी, उसके लिए सूचनाएं मतलब होनी चाहिए, देनी चाहिए। अगला है कि सिर पर चोट लगने पर कौन सा प्रकार की पट्टियाँ का प्रयोग किया जाता है? तो सिर पर चोट लगने से कैपलाइन पट्टी का उपयोग किया जाता है। किसका? कैपलाइन पट्टी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और आप सब ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, और जिस किसी का भी नहीं हुआ है अभी भी समय है। आप लोग जो आयोग है, बीटीएससी आयोग, जो होर्डिंग रोड पटना में है, वहाँ पर जाके मिलिए। अगर किसी में गलतियाँ हैं, जो एडमिट कार्ड है उसमें, या डाउनलोड नहीं हुआ है, तो आपको वहीं पर जाने पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सीपीआर प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है क्या? तो सीपीआर प्रक्रिया में सम्मिलित क्या नहीं है? द्रव्य लवण नियम। क्या सम्मिलित नहीं है? तो द्रव्य लवण नियम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलर स्थित के अस्थिभंग हेतु किस प्रकार के पट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का पट्टी का प्रयोग होता है? तो इसमें आपका एसपी का बैंडेज होता है। क्या होता है? एसपी का बैंडेज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेनी टैलेंटेड पट्टी का उपयोग किया जाता है। तो मेनी टैलेंटेड पट्टी का उपयोग किस में किया जाता है? पैरों पर, आँखों पर, पेट पर, या कान पर। तो यह कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है? तो पैरों पर किया जाता है। कहाँ पर? पैरों पर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक ही परिवहनकर्ता उपलब्ध हो तो रोगी परिवहन हेतु कौन सा तरीका संभव नहीं है? यदि एक ही परिवहनकर्ता उपलब्ध है, तो जैसे इसमें दिया है कि
बैसाखी या चादर में उठाना या पीठ पर उठाना या गोद में उठाना, तो कौन सा तरीका संभव नहीं है ये पूछे जा रहा है। तो चादर में उठाना ये संभव नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मतलब जिस टाइम परिवहनकर्ता के लिए यदि परिवहन नहीं है, रोगी परिवहन जो स्ट्रेचर होती है, तो उस टाइम मतलब ये चादर में उठाना संभव नहीं है। मानव बैसाखी पर ले जा सकते हैं, पीठ पर उठा के ले जाता है, गोद में भी ले जा सकता है। अगला है, निम्न में से किस प्रकार के रोगी को उपचार में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हाथ में जलना या अस्थिभंग या अत्यधिक खून बहना या पैर में दौरे पड़ना, तो क्या होगा, अत्यधिक खून बहना, मतलब कि ये प्राथमिक उपचार दी जानी चाहिए रोगी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। नेक्स्ट है, पट्टी बांधते समय प्रत्येक गोल चक्कर को इस प्रकार पूरा करें। किस प्रकार, जैसे दिया है, पिछली पट्टी को पूरा ढके, 2/3 पट्टी को ढके, पिछली पट्टी को आधी ढके, पिछली पट्टी को 1/3 ढके। तो क्या होगा कि मतलब कि जो पिछली पट्टी है उसको 1/3 ढकनी चाहिए। तो कह रहा है कि हताहत व्यक्ति के परिवहन करने का तरीका किस बात पर निर्भर करता है। तो जैसे इसमें दिया है कि क्षति का गंभीरता एवं प्रकृति, उपलब्धता सुविधा, और दिया है अस्पताल की दूरी या उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आप गए पटना में कचरा वाले आ गए, ये डेली इसका टाइमिंग है, इस टाइम आ जाते हैं। और थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इनका भी आवाज़ आप लोगों के आ जाते होंगे, पटना में आप लोग रहते होंगे तो डेली सुनते ही होंगे ये सॉन्ग। नेक्स्ट है कि हताहत व्यक्तियों को उठाने का सही तरीका क्या है। जैसे इसमें दिया है कि अपनी पीठ व सिर को सीधे रखना, दोनों हाथों से व्यक्ति को पकड़े और व्यक्ति को अपने शरीर के पास से उठाए। यदि रोगी फिसले तो उसे छोड़ दे। कह रहा है कि ये हताहत व्यक्ति को उठाने का सही तरीका आपसे पूछे जा रहे थे। इसमें सही तरीका आपको क्या लग रहा है, तो कह रहा है कि यदि रोगी फिसले तो उसे छोड़ दे, मतलब कि इसका सही तरीका यही है। मतलब कि इसका करेक्ट आंसर आपका, मतलब कह रहा है कि सही तरीका नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि रोगी फिसल रहा है तो उसको छोड़ दें, एक बार नहीं उठा तो उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक का भी जो भी क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। और हम लोग एक और टॉपिक है और उस टॉपिक को भी हम लोग कवर कर लेंगे। आपका कल तक सारे कुछ समाप्त हो जाएगा, जैसे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। और आपकी एग्ज़ाम से पहले सारे टॉपिक कवर हो चुका है, तो आप लोग निश्चित रूप से सारे जो टॉपिक है उनको आप लोग रिवाइज करके तब जाइए एग्ज़ाम देने, आपका निश्चित रूप से एग्ज़ाम निकलेगा। और भी जो जानकारियाँ आएंगे वो हम आपको ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे कि आपको आगे का जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। जैसे काउंसलिंग हो गया, रिजल्ट के रिगार्डिंग, और भी जो कुछ होंगे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि कैसे क्या आपका रहने वाले हैं। और यदि कोई भी मन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इसमें इतना रहने देते हैं, क्योंकि और ज़्यादा लंबा लेंगे तो दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरा स्टार्ट होंगे तो उसमें समय भी देना होगा। तो ऐसे में आप लोग भी उब जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का एवरेजिंग टाइम देखते हैं, कितना देर देखते हैं, क्योंकि इसमें तो सब शो हो जाता है कि कितना देर किसने कितना अभ्यर्थी एवरेज रूप से देखा है, तो वो टाइमिंग से पता चल जाता है। तो ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो आप लोग और बहुत कम देखिएगा। तो यहीं पर हम लोग आज की क्लास को स्टॉप करते हैं। मेरा ये टॉपिक का क्वेश्चन भी सारा हो चुका है।